बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जहां बात सताम पजीर की थी उसी से बात को आगे बढ़ाएंगे। हम कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, तो उसमें से हमने गालबन 4 या 5 कर दिए थे, तो हमने छठे से आगाज करना है। यस, छठे से करना है। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स सेक्शन। स्पेसिफिक इन इट्स सेक्शन। स्पेसिफिक मीन कि एक खास काम के लिए एक खास कैटलिस्ट होता है। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप गौर कीजिए, यहाँ इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दी हुई है कि अगर कैटलिस्ट चेंज कर दिया जाए, हीटिंग ही करनी हो बेशक, तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी बुक में ये एग्जांपल है, दैट इज ऑफ फॉर्मिक एसिड, दैट इज HCOOH। अगर इसको एलुमिना की मौजूदगी में हीट किया जाए, catalyst is alumina, then the product is water and carbon monoxide। और अगर इसी शय को, दैट इज फॉर्मिक एसिड, आप इसको बेटा हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, देन प्रोडक्ट्स आर हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ही एंटायरली डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, 6 पॉइंट पर पढ़ा हूँ। कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। When particular catalyst works for one reaction, it may not necessary कि ये दूसरे रिएक्शन के लिए भी काम करे। कहता है if different catalysts are used for same reaction, जैसे देखिए हम इसको भी हीट कर रहे हैं और इसको भी हीट कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं एलुमिना की मौजूदगी में, इसको कर रहे हैं कॉपर की मौजूदगी में, रिएक्टेंट हमारा सेम है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। लेकिन यू कैन सी जो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटा डिफरेंट हो गई। ठीक है जी बेटा। इसके बाद 7th हमारा पॉइंट था, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कैटलिस्ट। ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? सम कैटलिस्ट आर फिजिकली चेंज। फॉर एग्जांपल उनकी कोएगुलेशन हो जाती है। कोएगुलेशन से क्या मुराद है बेटा, कि बहुत जो फाइनली पाउडर्ड कैटलिस्ट होते हैं उनमें कोएगुलेशन हो जाएगी, पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। और हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो देन लेसन दी कैटालिटिक एक्टिविटी। बेटा कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं बेटा। 8वां और आखिरी हमारा यहाँ पे पॉइंट है। इसके आगे 3 सब पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं वो क्या है। कहते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। अब पहली बात तो ये है कि ये क्या चीज है, कैटालिटिक पॉइजनिंग। मतलब ये है कि जो कैटलिस्ट है वो किसी ना किसी शय के साथ रिएक्शन कर जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप रिएक्शन करवा रहे हैं ए प्लस बी, तो उसमें मतलब एक्स अगर कैटलिस्ट है तो प्रोडक्ट आपके पास आती है सी प्लस डी। तो इनमें से कोई इम्प्योरिटी एक्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम इसको कहेंगे कि ये कैटलिस्ट की पॉइजनिंग है। मैं कल तस्करा कर रहा था कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस का, जिसमें मैंने कहा था आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस में कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर एक बात याद रख लीजिएगा कि प्लाटिनम हमारा कैटलिस्ट, वो जो प्लाटिनम हमारा कैटलिस्ट था वो प्लाटिनम बाज दफा पॉइजन्ड हो जाता है, जाया हो जाता है अगर आर्सेनिक पर्टिकुलरली आ जाए इम्प्योरिटी के तौर पर। जी बेटा,
यही बात है कि कैटालिटिक पॉइजनिंग हैपेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस. फॉरेन सब्सटेंसेस मीन इम्प्योरिटीज व्हिच रेंडर देम इनइफेक्टिव. अगर देखिए इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मीन जो जिसको आपकी किताब वाले ने फॉरेन सब्सटेंस कह दिया, ठीक है जी. तो वो फॉरेन सब्सटेंस जो है वो इसके साथ बेटा रिएक्शन कर जाएगा, तो फिर वो कैटलिस्ट के साथ अगर वो रिएक्शन ही कर जाए तो वो फिर कैटलिस्ट की केमिकल चेंज हो जाए, केमिकली कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा. जब कैटलिस्ट केमिकली चेंज हो जाएगा तो वो जो नई शय बनेगी वो कैटालिटिक एक्टिविटी नहीं रखेगी. अब वो पॉइजनिंग जो है ये दो तरह की होती है. टू टाइप्स. वो कैसे? एक टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट. सादी सी बात बताऊं, जो टेम्परेरी होती है वो फिजिकल चेंज की वजह से होती है. फिजिकल चेंज मीन रिएक्शन ना करे कैटलिस्ट किसी के साथ, कैटलिस्ट के पार्टिकल्स पहले फाइन थे वो कोएगुलेट होकर मोटे पार्टिकल्स बन गए, तो उसको दोबारा पीस लें तो ये जो है वो फिर काम आ जाएगा, दोबारा से उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी. लेकिन जब आप परमानेंट की बात करते हैं, परमानेंट में बेटा क्या होता है, वो किसी न किसी के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाएगा और उसमें केमिकल चेंज आएगा. ठीक है जी. ये टेम्परेरी जो है ये रिवर्सिबल है, इस चेंज को आप वापस कर सकते हैं, और जो केमिकल है ये बेटा इरिवर्सिबल. ठीक हो गया जी. अब द कंपाउंड्स ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक, ये बहुत सारे मेटालिक जो कैटलिस्ट हैं उनके लिए पॉइजनिंग का जो है वो काम करते हैं. तो इसमें आगे 3 पॉइंट्स दिए हुए इन्होंने. जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जरा गौर फरमाइए. कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इम्प्योरिटी के तौर पे आ जाए इन हार्बर प्रोसेस ऑफ अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग. आपने 8वें चैप्टर में पढ़ा हुआ, अगर आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की हुई. नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, रिवर्सिबल रिएक्शन, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 ATM प्रेशर, और आयरन एज ए कैटलिस्ट होता है. ठीक है. और 2 मोल अमोनिया. ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला क्या है, ये आयरन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और उसका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो ये चीज बना देती है. ठीक. ये हमारा कैटलिस्ट था और ये हमारा कैटलिस्ट नहीं है, तो केमिकल चेंज उसके अंदर आते हैं. ठीक है. इसी तरह से ये दूसरा यहाँ पे हवाला दे रहा है, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है ना. कल ही अगर वहां पे भी दे जाता कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने कल रिएक्शन लिखा था बेटे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है बाई चांस. दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन. 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है. प्लाटिनम हमारा कैटलिस्ट होता है, तो 2 ATM के करीब इसमें प्रेशर रखा जाता है और 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस होती है. बेटा ये जो प्लाटिनम हमारा कैटलिस्ट है, मैंने अभी चंद में पहले बताया आर्सेनिक के साथ रिएक्शन करके प्लाटिनम आर्सेनाइड बना देता है. ठीक है. तो उससे बचने के लिए इसका फार्मूला होता है Pt3AS4. ठीक है. तो इससे बचने के लिए फिर हम इसकी जो गैसें होती हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ऑक्सीजन है, इसको अल्ट्रा प्योरीफाई करते हैं कि कहीं किसी जगह पे कोई इम्प्योरिटी ऐसी ना आ जाए जो प्लाटिनम के साथ जो रिएक्शन करके उसका बेड़ा लगा. ठीक हो गया जी. ये दो ही हैं, सॉरी 3 नहीं जी. बेटा अगला हमारा जो सेक्शन है दैट इज एक्टिवेशन ऑफ ए कैटलिस्ट.
एक्टिवेशन, बेटा कि नाम से ही इजहार होता है कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। और इनको हम जो चीज़ें डाल के हम कैटलिस्ट की एक्टिविटी को तेज करते हैं उन्हें हम एक्टिवेटर्स या प्रोमोटर्स ऑफ कैटलिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा हमने ये रिएक्शन बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, तो 3 साल 4 साल आपको हो गए कि जनाब वेजिटेबल ऑयल में, ये 8वीं में भी अब रिएक्शन आ गया हुआ, हाइड्रोजन डालकर निकल की मौजूदगी में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप हासिल कर लेते हैं वनस्पति घी, जैसे डालडा घी होता है या सूफी घी होता है। ठीक है। पीछे इनके वेजिटेबल ऑयल होता है। वेजिटेबल मीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये जो वेजिटेबल ऑयल आता है ये पाम ऑयल है। और पाम ऑयल कहाँ से आता है? हमारे यहाँ पाकिस्तान में आता है मलेशिया से। और दुनिया में मलेशिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है पाम ऑयल। अहम तरीन आपको बात बताऊँ, दुनिया भर में पाम ऑयल साबुन बनाने के काम आता है। ठीक है। और पाकिस्तानी हम लोग इससे माशाल्लाह बनास्पति घी, सूफी घी, ठीक है जी, तो कश्मीर बनास्पति बिल्कुल देसी घी जैसा। ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना, इसके अंदर जो स्मेल डाली जाती है ना, वो खुद से डाली जाती है। रजीला आप सुन रहे हैं बेटा? यस सर। चलो ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो कहता है निकल का जो प्रमोटर है वो दो चीजें हैं, कॉपर एंड टेलरियम। ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं, ये वाली, ये क्या है? ये निकल कैटालिस्ट है और ये दोनों जो हैं ये एक्टिवेटर्स हैं या प्रमोटर्स हैं। ठीक है जी, ऐसे कर। ठीक है। कैटालिस्ट के निकल बेसिकली कैटालिस्ट। जी बेटा। दूसरा जो यहाँ पे है इन हार्बर प्रोसेस। हार्बर प्रोसेस अभी मैंने पिछली स्लाइड में भी लिखा, दोबारा लिख लेते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन दैट गिव्स यू आयरन। हमारा कैटलिस्ट है। 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और तकरीबन 350 ATM प्रेशर। और ये 2 मोल अमोनियम। अब ये जो आयरन है इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड प्लस रेयर अर्थ ऑक्साइड। ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड होता है, MO3। ठीक है जी, ये डाले जाते हैं। ये तीनों क्या है जी? ये फिर वही, ये तीनों भी जी प्रमोटर्स हैं। और आयरन क्या है जी? आयरन हमारा कैटालिस्ट। ठीक है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। ये तो हो गए एक्टिवेटर्स जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को तेज करते हैं। एक होते हैं रिटार्डर्स या नेगेटिव कैटालाइसिस, कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं रिटार्डर्स। ठीक है। और ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। मिसाल के तौर पे रिटार्डर्स के अलावा इन्हें एक और नाम भी देते हैं, इनहिबिटर्स, रोकने वाले। ठीक है। जैसे पेट्रोल जब जलता है, तो पेट्रोल जब जलता है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्रेशर पैदा होता है जिससे गाड़ी चलती है। ठीक है जी। अब पेट्रोल की इग्निशन को रोकने के लिए हम पेट्रोल के अंदर
इसकी इग्निशन को स्लो डाउन करने के लिए कि कहीं ये वक्त से पहले ना जल जाए, ठीक है। तो इसमें हम डालते थे किसी ज़माने में टेट्रा इथाइल लेड C2H5 4Pp, ये किसी ज़माने में डालते थे बेटा, 1992 के बाद पाकिस्तान में भी नहीं डालते, ठीक है। हमारी किताबें पे इस तरह की जब आप पढ़ेंगे तो दुनिया हमें कबूल नहीं करती, ठीक है। ये बस आउटडेटेड सा नॉलेज है, क्या करें, क्योंकि हमने इसी में से पर्चा देना है, तो लिहाजा फिर हमें यही पढ़ना पड़ता है। टेट्राइथाइलेट पेट्रोल में डाला जाता है पेट्रोल की इग्निशन को रोकने के लिए। ऐसे उल्लू के पट्टे हैं। सेकेंड ईयर में एक इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है कैटालिटिक को रोकने के लिए, ठीक है। वो आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे। अगर मुझसे पढ़ा तो वो फिर आपको याद करवाऊंगा कि ये जनाब आपने वहाँ पढ़ा था। थोड़ा सा उसका आपको बता दूँ, ये एक गैस होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें जब हाइड्रोजन डालते हैं ना, तो ये प्लाटिनम या प्लाटियम की मौजूदगी में ये पहले स्टेप में बनाती है। ये रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है, इसके अंदर फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, क्योंकि अभी डबल बॉन्ड रह गया है, फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है अंडर सेम कंडीशन, और ये बन जाएगा CH3CH3। आप अगर इस रिएक्शन को यहाँ रोकना चाहते हैं तो फिर उसके लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा, इस CH ट्रिपल बॉन्ड CH को हाइड्रोजन जब देते हैं तो पलाटियम को बेरियम सल्फेट के साथ और क्विनोलिन, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको जब ये डाल के करते हैं तो इससे आके रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। ये डबल बॉन्ड बस बन जाता है और इससे आगे रिएक्शन नहीं होता। हम ये कहते हैं ये बेरियम सल्फेट और जो क्विनोलिन है, दे हैव एक्ट एज इनहिबिटर्स, ठीक है। अब जब नकलें मार के किताबें लिखेंगे, अकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जहाँ से जो मिला पकड़ पकड़ के किताबों में तुन देंगे, तो फिर इसी तरह की शाखात सामने आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सलूट है माशाल्लाह उन राइटर्स को जो ये किताब लिखते हैं। अब तो ये वीडियोस क्योंकि चल रही हैं, रिकॉर्ड भी होती हैं और यूट्यूब पर भी चलती हैं, तो उन तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। सलूट है उन जिन्होंने ये किताबें लिखी। चलिए आगे चलते हैं बेटा। हमारे ये अगला जो केस है दैट इज ऑटो कैटालाइसिस। मेरे एक दोस्त ने परसों तरसों मुझे कहा, कहता भट्टी तुमने अपने रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देते हो, तुम्हें अपने नॉलेज पे इतना इत्मीनान है। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे 28वां 29वां साल है पढ़ाते हुए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं किसी मठी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कायदे-आज़म से मास्टर्स किया, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं, 2002 में जब ये बुक्स लिखी गई थी तो उसमें ना एक बाकायदा सेमिनार होते हैं जिनमें डिस्कशन होते हैं, तो मुझे भी बुलाया गया था। तो मेरी तो खैर दूसरे दिन उनसे लड़ाई हो गई, तो मैंने कहा आप कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये आप ना फनकारी कर रहे हैं, सिर्फ जुबानी कलामी आप नई किताब लिख रहे हैं। ये किताब नई इस सूरत में ज़रूर है कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा पढ़ाई जाएगी, लेकिन ये नई इस सूरत में नहीं है कि इसमें नया नॉलेज है, ठीक है। आपने जो 10वां चैप्टर अगर मुझसे पढ़ा होगा तो 10वें चैप्टर में मॉडर्न बैटरीज का एक टॉपिक है। तो मॉडर्न बैटरीज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मुझे कहा गया इसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन देंगे, तो मैं अगले दिन प्रेजेंटेशन बना के लेके गया। तो मेरे नज़र में मॉडर्न बैटरीज थी सोलर बैटरीज, जिन्हें आप सोलर सेल कहते हैं। मेरी नज़र में थी मॉडर्न बैटरीज, ये जो आप मोबाइल में आपकी बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। मैं इन 2-4 बैटरीज को, जो मॉडर्न बैटरीज आज से 18 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो बात इनसे भी बहुत आगे चली गई है, तो मैं इनके ऊपर लेके गया। तो कहते नहीं 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 ये नहीं पढ़ानी। मैंने कहा जी कौन सी पढ़ानी? तो हमने पढ़ाना है जी वो अल्कलाइन सेल और वो
नाई कैड निकल कैडमियम बैटरी। मैंने कहा जी पढ़ाओ जी, माशाल्लाह दुनिया में वो मतरूक होती जा रही हैं जो जिनको आप मॉडर्न बैटरीज का नाम देकर पढ़ा रहे हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं, पाकिस्तान में इसी तरह चलता है। ऑटो कैटालाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस ये बड़ा जबरदस्त चुनाव है। एक आप रिएक्शन करवाते हैं, जैसे यहाँ पे एक किताब में आपके रिएक्शन लिखा हुआ है दैट इज 2KMnO4, ठीक है जी, प्लस 3 मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड है, 5 मोल्स ऑफ COOH ऑक्सैलिक एसिड को बुनियादी तौर पे ऐसे लिखते हैं। जो प्रोडक्ट है दैट इज K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 8 वाटर। अच्छा इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ Mn डाई पॉजिटिव आयन जो है ये इसका कैटालिस्ट। देखो ये क्या है, ये वाला, ये भी यही है Mn डाई पॉजिटिव आयन। अब इसकी प्रोडक्ट में कैटालिस्ट है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे को बढ़ेगा कैटालिस्ट पैदा होगा। ये अजीब रिएक्शन है, ऑटो कैटालाइसिस वाले जो रिएक्शन होते हैं ना उनमें बड़ा अजीब काम होता है। बाकी सारे रिएक्शन वक्त के साथ साथ स्लो डाउन होते रहते हैं, जो ऑटो कैटालाइसिस वाले रिएक्शन होते हैं ये शुरू हो और फिर जूम करके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से होते हैं। क्यों? वजह ये है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वही इनका जो है वो कैटालिस्ट होता है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल बेटे, थैंक यू वेरी मच। हाँ इसमें एक और, इसका जो पहला पॉइंट है, मैंने दूसरा तो डिस्कस कर दिया, तो पहला पॉइंट रह गया। कहते हैं when copper is allowed to react with nitric acid the reaction is slow in the beginning, लेकिन with the passage of time ये बहुत तेज हो जाता है। तो ये कहते हैं नाइट्रस एसिड, आई एम सॉरी नाइट्रस एसिड नहीं है, आपने इसमें लिखना है NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ये एसिड गलत है, इस एसिड को करेक्ट कर लें थर्ड लाइन में, दैट इज, और साथ में उसका फार्मूला लिख लीजिएगा। उसका फार्मूला है बेटा NO, ठीक है जी। ये पैदा होता है और ये NO जो होता है दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, और ये बहुत जो है नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी, तो ये प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होता है। रिएक्शन भी मैं आपको लिख देता हूँ, 3 मोल्स ऑफ कॉपर, आप रिएक्शन लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्लस 8 मोल्स ऑफ H2SO4 that will give rise to 3 moles of copper sulfate plus I'm sorry मैं गलती कर correction कर ये HNO3 है बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी 3 moles of copper nitrate होता है, plus 2 moles of NO plus 4 moles of H2। ये इसका प्रोडक्ट भी है और इसका कैटलिस्ट, ठीक है। और ये NO है दैट इज कॉल्ड, आप इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखें, उसको भी गोली मारे, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड ना ही लिखें, आप इसको नाइट्रोजन MONO मोनोऑक्साइड, ठीक है। और मेरा बेटा एक लेक्चर है क्या हमारा जी इसका, इंशाल्लाह कल हम उसकी बात करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। फिर आप मुझे जो मुझे आप कहते जाएंगे कि सर हमारा ये सेक्शन रहता है, ये टॉपिक रहता है, ठीक है, वो हम करते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन टच रहें, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट सोच रही है, लेकिन इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट, सोच रही है कि तमाम बच्चों के जो पर्टिकुलरली कॉलेज साइड के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के, इनके ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाए, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए तो वो फिर आपको ज़रा थोड़ी सी सहूलत रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ों को बारीक एस्पेक्ट से भी कर रहे हैं, नॉर्मली वैसे आमतौर पे नहीं करवाया जाता। जी आप क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं? सर पेपर्स होने कब हैं हमारे?
कोई पता नहीं, नो डिसीजन एट ऑल येट। पाकिस्तान में अभी तक कोई सूरत हाल बेटे क्लियर नहीं है, कोई फैसला नहीं किया गया, सारी अफवाहें हैं। ठीक है, सिर्फ ये बात डिस्कशन में आई है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि बच्चों के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ले लिए जाए। ठीक है, तो वो एमसीक्यू बेस्ड जब एग्जाम होगा ना, तो वो मेरा बेटा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, वो उसका पेपर पैटर्न और उसकी वो पेइंग स्कीम सब आउट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको किताब का एक एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग फॉर सम कंपटीशन। ठीक है, सर हमारे पेपर बन गए? अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ बेटे, बता तो रहा हूँ, नो डिसीजन है, कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि सारी सूरत हाल अभी गैर यकीनी है। अभी तक कोई फैसला ही नहीं किया जा सका कि क्या होगा। इवन एमएससी बीएससी सारे पेपर्स मतलब स्टैंड स्टिल हुए। 9वीं के 2 पेपर हुए थे, 9th के, 10th के सारे पेपर हो गए थे, उनके प्रैक्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, तो अभी तक कोई इसके बारे में डिसीजन नहीं हुआ, जितनी भी हैं वो सारी रूमर्स हैं, अफवाहें हैं जो आपको मतलब आप सुनते हैं। ये एक डिस्कशन में गवर्नमेंट लेवल पे आया है कि क्यों ना इन बच्चों के जो है वो क्या कहना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम जो है, या ऑनलाइन अगर होंगे तो वो एमसीक्यू बेस्ड हों। ठीक है, तो ऑनलाइन सबके लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो अभी तक कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, और गैदरिंग वाला जो माहौल है, ये मैं आपको अपनी परसेप्शन से बता रहा हूँ, गैदरिंग वाला माहौल यानी स्कूल्स कॉलेजेस एकेडमीज शादी हॉल ये नहीं खुलेंगे कम अज कम 30 जुलाई तक, नामुमकिन वाली बात। और ये बच्चे जो घरों में बैठे हुए हैं ना, तो खुल जाएंगे लगे रहे, वो कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहो। चले, अल्लाह खैर रखे जी, अल्लाह आपका हामी और नासिर, बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। सर आप पेपर बनाएंगे हमें बताएंगे? मैं बेईमान नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेपर सेटर रहा हूँ 2 साल, पिछले जो 2 साल गुजरे हैं एम कैट का, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी और फेडरल में भी। ठीक है, हाँ वो बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए थे वो पेपर करके जब आए थे, तो वो आते ही मैंने कहा सर ये 15 सवाल आपके बने हुए, और वो वाकई मेरे बने हुए। ठीक है, तो मेरे सवाल जो होते हैं ना, वो फिर जो बड़े बड़े 30 मार्क का स्टूडेंट भी होते हैं, वो मेरा पर्चा करने से कुतराते हैं। ठीक है, आपको अब मैंने 11वां चैप्टर पूरा पढ़ाया है, आपको मैं 11वां चैप्टर पढ़ने के बाद मैं पेपर दूंगा, आप कर लेंगे, लेकिन यही पेपर जिस बच्चे ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन खाकसार मोहम्मद अब्दुल्ला पट्टी एंड द अदर टीचर्स। ठीक है, चले जी, अल्लाह खैर रखे, बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह आपका